जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमने 40 मॉडल टेस्ट पेपर और प्लस 16,000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। तो हम उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की सभी परीक्षाओं के कॉमन प्रश्न हैं। आपको सभी परीक्षाओं के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 मॉडल टेस्ट पेपर और उसमें जो प्रश्न है 16,000 प्रश्न बनेंगे विद एक्सप्लेन, यानी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इससे पहले भी मैंने 6 वीडियो डाल दी हैं, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। ये हमारी 7वीं वीडियो है और लगातार हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। 30 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर के और ये हमारा 31वां प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? तो इसका उत्तर तो मैंने पहले ही लगा रखा है, रामचंद्र शुक्ल। देखो, ये मैं बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो निशान मिलेगा आपको यहाँ, ये देखो, तो ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए। वैसे तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं। और प्रश्न हो सकता है कि एक आध बार पूछा गया हो। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं उनमें स्कंदगुप्त जो नाटक वो सबसे श्रेष्ठ है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये किसका आत्म कथन है, मतलब किसने कहा है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और आप क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक का कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो ये बात किसने बोली है? ये देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। जुनेजा, काली सूट वाला आदमी, महेंद्र, 4 पुरुष 4। तो इसमें आपका 32 का रहेगा। काले सूट वाला जो आदमी उसने ये कथन बोला है। ठीक है, अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती है तो 2-3 बार सुन लेना। ठीक है, अगर 2-3 बार आप सुन भी लोगे तो भी सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। अपने कुकर्म, कुकर्म मतलब बुरे कर्म। भाई जब जो बुरे कर्म के जो परिणाम मिलता है वो कड़वा होता है, लेकिन मतलब जो फल चखते हैं वो कड़वा होता है, लेकिन जिसका परिणाम आता है तो बड़ा मधुर होता है। ये कथन किसने कहा है? स्कंदगुप्त ने कहा है, प्रख्यात कीर्ति ने कहा है, मात्रगुप्त ने कहा है, भट्टारक ने कहा है। तो ये देखें, यहाँ 33 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, इसमें समझाने वाली बात में कोई नहीं। जो कथन होते हैं ना वो एज इट इज जैसे कि हैं वैसे ही हमें याद करने पड़ते हैं। इसमें हमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती है। तो जैसे कथन दिए वैसे ही आप इसे याद करें। एक तरह से देखा जाए तो ये रटने पड़ते हैं। प्रेमचंद्र शताब्दियों में पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में कथन, मतलब ये प्रेमचंद का कथन है, मतलब प्रेमचंद के संबंध में, प्रेमचंद के विषय में, कि प्रेमचंद थे जो शताब्दियों से पददलित, मतलब जो पैरों तले कुचले गए उसे पददलित बोलते हैं। अपमानित, जिसे अपमान किया गया हो, जिसकी बेइज्जती की गई हो। उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी, यानी जो आकर्षक थे, यानी छोटे किसान थे, उनकी आवाज़ थे। ये कथन किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बोला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। 34 का आपका उत्तर रहेगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। अब देखो, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। मैं, आप सभी जानते हैं, जैसे जो मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पता है कि मैं निजी ज़िंदगी से जोड़कर ट्रिक से पढ़ाती हूँ, बताती हूँ। देखेंगे, मतलब देखो भाई, पददलित थे तो एक आदमी तो पददलित होगा नहीं, क्योंकि एक तो क्या है, शोषण होगा। तो जो होगा जो निम्न वर्ग है, यानी कि चाहे आप पैसे की आर्थिक तंगी से लगा लीजिए या फिर जाति से लगा लीजिए या फिर संख्या से, जिसका अल्पसंख्यक होते हैं ना वो भी पददलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई होता नहीं है। अपमानित तो एक तो होगा नहीं। ठीक है, उपेक्षित कृषकों मतलब बहुत सारे होंगे। तो इतने सारे जो उपेक्षित वर्ग थे, अपमानित वर्ग थे, तो उसमें क्या भारी संख्या में थे, मतलब हजारों की संख्या में थे। उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन था? प्रेमचंद थे। तो हजारों में थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारों लोगों की आवाज़ उठाने वाले कौन थे? प्रेमचंद थे। तो ये रहेंगे आपके, ये ट्रिक छोटी सी, देखें आपको समझ में आई होगी। जालपा किस
उपन्यास की नायिका है? जालपा किस उपन्यास की नायिका? गोदान की है, रंगभूमि क्रमभूमि की, मैंने पहले निशान लगा रखा, गबन की। जालपा किसके? गबन की। गबन किसका है? प्रेमचंद, प्रेमचंद का। ठीक है, ये सारे प्रेमचंद के हैं वैसे तो। गोदान कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना गया है? कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना गया? होरी माना गया है, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओंकारनाथ वर्मा। तो देखेंगे 36 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदान। ये सारे पात्र वैसे गोदान के, होरी भी गोदान का मुख्य पात्र है। गोदान मुख्य जो पात्र है होरी पे ये पूरी कहानी जो है इर्द गिर्द होरी के इर्द गिर्द घूमती है। और मिस्टर खन्ना है, वैसे तो ये उपन्यास है लेकिन कहने का मतलब जो उपन्यास लिखा जाता है उसमें भी एक कहानी मतलब टाइप में होती है। तो ये ना समझे कि मैम ये कहानी नहीं है ये उपन्यास है, तो ऐसे ही उपन्यास है। मिस्टर खन्ना भी, ओंकारनाथ भी, प्रोफेसर भी, चारों ही क्या है इसके हैं, गोदान के हैं। लेकिन इसमें कहा गया कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना गया? मतलब प्रगतिशील मतलब कि जो पुरानी जो रूढ़ियां हैं उनको छोड़कर, पुरानी जो बुराइयां हैं उनको नया बदलाव लाना, उसे प्रगतिशील कहते हैं। मतलब पुरानी जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो जड़ हो चुकी हैं, जिनका कोई महत्व नहीं रहा आज के युग में, और है भी तो वो क्या है, अच्छा प्रभाव नहीं है। तो इसमें क्या परिवर्तन लाना, बदलाव लाना, ऐसा कौन सा पात्र जिसमें प्रेमचंद के विचार रखे गए हैं? तो इसमें क्या कौन है? प्रोफेसर मेहता है। और प्रोफेसर मेहता जो बदलाव लाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद के विचार यानी उसमें बोलते हैं। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज है, अंधेरे बंद कमरे हैं, आपका बंटी है, शेखर एक जीवनी है। तो 37 का आपका उत्तर रहेगा आपका बंटी। आपका बंटी में तलाकशुदा यानी जो माता पिता हैं तो तलाक ले चुके हैं, उसमें इसमें ये दिखाया गया कि जब माता पिता अलग हो जाते हैं तलाक लेकर तो बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, ये माता पिता को अंदाजा भी नहीं होता है। भाई देखो माँ का, अब दोनों साथ में रहेंगे तो माँ का भी प्यार मिलेगा, बाप का भी यानी माता का भी, पिता का, ये मम्मी पापा जो भी आप समझे। तो लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो उसमें क्या है, घुटन बच्चे को जो होती है, चाहे वो माँ के साथ रह रहा हो चाहे पिता के साथ रह रहा हो, तो इसको हम क्या है हमारे समाज में अनदेखा किया जाता है कि थोड़ा सा आधुनिकता में, बहुत ज़्यादा आधुनिकता में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों की जो भावनाएं वो अनदेखी की जाती है। इसमें दिखाया गया था आपका बंटी में। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो यहाँ समझेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। पहला तो प्रश्न ये बनेगा कि श्रीलाल शुक्ल, ये राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। किसका? राग दरबारी श्री। अभी देखिए थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ। भाई राग दरबारी आपको याद नहीं आ रहा भाई किसकी रचना है यानी किसका उपन्यास है, तो आप देखिए दरबार में कौन होते? लाल। मतलब दरबार कौन लगाते थे? लाल लगाते थे, राजकुमार लगाते थे। तो राजकुमार को उस समय लाल बोला जाता था, और आज भी बोला जाता है, जो लड़के होते हैं उनको लाल बोला जाता है। ये हमारे समाज की देखा जाए तो एक रूढ़िगत परंपराएं हैं, क्योंकि लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो राग दरबारी में राग दरबार कौन लगाएगा? लाल लगाएगा, श्रीलाल। और रंगनाथ की वापसी, जो रंगनाथ अब इसका है राग दरबारी का जो नाट्य रूपांतरण किया गया, यानी कि इसका क्या है व्याख्या की गई है। इसका दूसरी क्या है, दूसरा देखा जाए तो दूसरी भाषा में नाट्य रूपांतरण किया गया, यानी दूसरे में इसको ट्रांसलेट किया गया, ऐसा समझिए। रंगनाथ की वापसी नाम से किया गया है। तो ये किसने किया है? ये क्या है? गिरीश रस्तोगी ने। किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मैंने निशान लगा रखे हैं, कुछ नहीं है तो उनके आप लगा लिया करो, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। प्रकाश वर्षन के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। तो 39 का आपका रहेगा भी, आपका बंटी पहले, फिर चितकोबरा, वही क्या है इस साल में कठ गुलाब। तो इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, जो नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में आते हैं। हिंदी में किन को मनोविश्लेषणवादी लेख त्रय के रूप में प्रसिद्ध किया? लेख त्रय मतलब कि तीन
त्रय का मतलब होता है 3। जो देखा जाए तो तत्सम शब्द है, जैसे ये आते हैं ना, संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे तत्सम होते हैं और हिंदी के जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, तो त्रय का मतलब है 3, यानी 3 लेखक है इसमें। मनोविश्लेषणवाद में जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी है, अज्ञे है, इलाचंद जोशी, अज्ञे देवराज। तो इसमें देखेंगे आप 40 का आपका उत्तर आपके सामने है। जैनेन्द्र है मनोविश्लेषणवादी, यानी मनोविश्लेषण मतलब एक तरह से देखा जाए तो मनोविकार, यानी मनो में हमारे मन में जो भावनाएं हैं उनको उजागर किया गया, उनको किसने प्रकट किया है? तो इलाचंद्र जोशी ने किया है, अज्ञे ने किया है, जैनेन्द्र। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार आ जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं यहाँ पर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि ये बार बार पूछा गया है। वैसे आप काफ़ी समझदार है, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो PhD तक किए होंगे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समांतर चलते हुए अपने दायरे गलत होता पंचतंत्र जाह्नवी। तो जाह्नवी आप देखेंगे बार बार ये भी अशुद्ध अशुद्ध में आ जाता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। 41 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? ये राजी सेठ की नहीं है, जाह्नवी। बाकी समांतर चलते हुए अपने दायरे गलत होता पंचतंत्र, तो ये है, ये सारी क्या है? राजी सेठ की। जाह्नवी जो है राजी सेठ की नहीं है। ये देखिए मैंने इसमें निशान लगा दिया क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका रहेगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध। मतलब क्या लिखे? निबंध। तो किसने लिखे? रामचंद्र शुक्ल ने लिखे। और हरिशंकर प्रसाद थे, ये व्यंग्य लेखककार थे। व्यंग्य मतलब कटाक्ष के द्वारा ये अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे, कटाक्ष करते थे। ठीक है, और देखिए भाई ये जो मैं बता रही थी ना कि मैं 16,000 प्रश्न व्याख्या सहित करवाऊंगी, तो उसमें क्या ये है, ये मॉडल टेस्ट में बनो जो मैं करवा रही हूँ, ये मॉडल टेस्ट पेपर जो करवा रही हूँ, तो उसमें क्या थोड़ा सा मेरा क्या गला खराब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अगर समझ में ना आए तो मैं माफ़ी चाहूँगी। हो सकता है कहीं मेरे गले में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो देखिए एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऐसा मिलेगा जो आपका TGT PGT लेवल का होगा। ठीक है, और एक आपको मिलेगा जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का होगा। तो मैं सभी को साथ लेकर चल रही हूँ। तो अगला जो मैं ये खत्म होते ही वो अगला जो मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँगी उसमें क्या होगा, आपको व्याख्या भी, मतलब एक प्रश्न है तो सारे ही पूरा ही जो टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मिलेंगे आपको। ये समाप्त होने के बाद मैं दूसरा शुरुआत करूँगी, उसमें आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी। यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित मतलब जिसकी व्यवस्था नहीं की गई हो, अस्त व्यस्त हो, व्याकरण विरुद्ध उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी है, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती, ये कथन किसका है? यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते, तो ये मैं द्विवेदी जी का मतलब बताऊंगी आगे आपको। वैसे आप जानते होंगे जिसने ये प्रश्न आता है। जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उठ पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी होती, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती, ये कथन किसका है? तो 43 का आपका देखेंगे उत्तर निशान लगा लेंगे आप, रामचंद्र शुक्ल का है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और द्विवेदी से ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण की शुद्धता पर बहुत जोर दिया था। इससे पहले जो रचनाएं लिखी जाती है उसमें व्याकरण की शुद्धता को ध्यान नहीं रखा जाता था। मतलब द्विवेदी युग से पहले जो द्विवेदी युग में आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण की शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया था। इससे पहले व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे उन्होंने सारे टॉपिकों पर, सारे विषयों पर लिखने का जोर दिया। लेकिन ये प्रश्न बार बार आता है, ध्यान से सुनेंगे। नायिका भेद पर लिखने का इन्होंने विरोध किया था। नायिका भेद पर इन्होंने विरोध किया था, बाकी हर विषय पर लिखने का जोर दिया था। और दूसरा जो पॉइंट बनता है, ये प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा विषय था जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया था लिखने पर, तो नायिका भेद था। दूसरा प्रश्न ये व्याकरण वाला भी आ चुका है कि व्याकरण की शुद्धता पर किसने ध्यान दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और ये बात किसने कही? ये रामचंद्र शुक्ल ने। ये मैंने आपको यहाँ 3 प्रश्न करवा दिए, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। निम्नलिखित में एक आत्मकथा कमलेश्वर यानी कमलेश्वर की है,
द्वारा रचित है। देखें, आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब ये होता है कि अपने बारे में लिखना। आत्मकथा अपने बारे में लिखना। जीवनी होती है जिस किसी दूसरे लेखक किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखता है। अब वो जरूरी नहीं कि वो हिंदी का ही लेखक हो, वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो कोई नेता भी हो सकता है, कोई समाज सेवी, कुछ भी हो सकता है जिसने एक महान कार्य की हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। एक असाधारण इंसान भी हो सकता है क्योंकि जिसने अच्छे कार्य किए हो, तो जीवनी उसके बारे में, ठीक है। जिसने समाज की प्रगति पर योगदान दिया उसके बारे में लिखा, तो जीवनी। अपने बारे में लेखक लिख रहा है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कार्यों के बारे में लिख रहा है, तो वो आत्मकथा होती है। अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, परिवर्त, झूठन। तो 44 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जलती हुई नदी। जलती हुई नदी किसकी है? कमलेश्वर की। जलती हुई नदी कमलेश्वर की है, ठीक है। नेपाल क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, विवेक राय, अज्ञे। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ। ये भी, इसको भी आप आईएमपी लगा लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा। अब देखो, ये दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है। एक तो ये बन चुका आपके सामने है कि नेपाल क्रांति किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। अब ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य, क्या है? तो ये क्या है? नेपाल क्रांति क्या है? रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज देख लेना, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा। ये कथन किसका है? ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा खाकर, मतलब कसम झूठ बोल सकता है भी कचहरी में, तो परंतु आत्मा का, यानी उसको अंदर अंदर कचोटती रहेगी। वो झूठ बोल जाएगा तो उसकी आत्मा अंदर उसे कचोटती रहेगी। तो ये किसने कहा है? कृष्णा अग्निहोत्री ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति IARIST की नहीं है? नहीं है, मैं हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप प्रश्न में ये देखेंगे पूछा क्या गया है, बार बार पूछा गया है। प्रश्न देख ले, निशान लगा रखा है कि वेरी वेरी IMP प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें क्या है? इसमें नहीं है, तो हमें पूछा गया है कि नहीं है, तो हम जान लेंगे कि 3 तो इसमें होंगे और 1 नहीं होगा। तो इसमें है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रिटेरिक, कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रेटेशन इन टीचिंग। तो 47 का आपका रहेगा सी, कल्चर एंड अनार्की। अब देखो, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको। IARIST जो रिच्ड है, यानी रिच आपको धनवान से समझिए। अब जो प्रिंसिपल होते हैं, भाई ये बात, हमारा भी एक टीचर बनने का सपना है। हालांकि वैसे देखा जाए तो समाज में ऐसा माना जाता है कि आजकल तो नौकरी बहुत मुश्किल है, छोटी सी मिले वो भी अच्छी है, लेकिन अगर जाना जाए तो प्रिंसिपल, पहले लोग टीचर को बहुत, मतलब पैसे वाला नहीं समझते, साधारण इंसान समझते थे। लेकिन आजकल क्या मानते हैं, मतलब रिच पर्सन में मानते हैं, धनी पर्सनों में मानते हैं। तो प्रिंसिपल कौन? धनी पर्सन हो गए, रिच पर्सन हो गए। फिलोसफी का ज्ञान रखने वाले भी क्योंकि रिच पर्सन होंगे। टीचिंग जो करेंगे वो भी रिच पर्सन होंगे, भी सैलरी अच्छी खासी मिलती है, वो टीचिंग जो करते हैं वो भी रिच पर्सन होंगे। कल्चर एंड अनार्की, तो ये कल्चर एंड अनार्की, कल्चर का क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है रिच पर्सनों का। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वैसे कोई वास्तविकता से ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसे थोड़ा सा जोड़कर आपको बताया है। समझ आ जाए तो ठीक है, याद कर लेना, नहीं अपने तरीके से याद कर लेना। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकान पश्चिते कथन किस आचार्य का? मम्मट का है, दंडी का है, वामन का है, रुद्रट का है। 48 का रहेगा दंडी का है। ये भी IMP लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकान पश्चिते आचार्य दंडी, ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ ना, देख लेना। आपको आपका एक, यानी कि मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे एक पेपर में, 100 इन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि थोड़े नहीं मॉडल टेस्ट पेपर है, पूरे 40 मॉडल टेस्ट पेपर है भाई। 16,000 प्रश्न आपको इसमें हो जाएंगे आपके, मतलब कि इसमें जो है, इस मॉडल टेस्ट में इतनी व्याख्या नहीं है। अगला जो लेकर आऊँगी उसमें पूरा टॉपिक की व्याख्या होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी बताना। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती हूँ, कभी ये सोचो कि मैं बुरा मान जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो समझ में आए उसी तरह से मैं आपको आगे लेकर चलूँगी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की?
ध्यान से समझेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? यहाँ 2 प्रश्न बनेंगे आप तो। एक तो यही है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर। देखो यहाँ भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी, यहाँ भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। अगर ध्यान से, कुछ अभ्यर्थी हड़बड़ाहट में प्रश्न आता है गलत कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें मैंने कहा था ना प्रश्न में उत्तर छुपा है, देखो ये आ गया। अब ये प्रश्न आ सकता है कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 2 प्रश्न बन गए आपके यहाँ। किस में हुई थी? 1961 में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि व्याख्या सहित करवाऊंगी तो फिर एक प्रश्न नहीं, आपके कई प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी, उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी जती। तो इसमें आप देखेंगे 50 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कब की थी? किसकी बैठक की अध्यक्षता की थी? किसकी थी अध्यक्षता? लिपि सुधार परिषद की। आप देखो यहाँ भी आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। हो सकता है कि प्रश्न ये आ जाए कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता कब की थी? तो आप करेंगे 28 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है। फिर ये भी प्रश्न आता तीसरी प्रकार से कि 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की और किस परिषद की थी? तो किसकी की थी? लिपि सुधार परिषद की थी। फिर ये भी आ सकता है कि कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो ये सभी प्रकार से आपको तैयार रहना, इसलिए कह रही हूँ एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न बन जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ये तो मैं पहले ही बता चुकी। खड़ी बोली कोरवी नामकरण किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ये कई बार सुदर्शन में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है। ये स बीच में नहीं आएगा, ये ठीक है। राहुल सांकृत्यायन खड़ी बोली कोरवी का नामकरण किया था। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली कोरवी का नामकरण किया था। तो ये देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर क्या आगे सही नहीं है? मैं बार बार बोलती हूँ कि अंडरलाइन कर लेना है। क्या पूछा गया प्रश्न में? तो इसमें नहीं पूछा गया है, एक इसमें नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। इसमें विषयों की अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है। अतीत के जीवित दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। तो 52 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, बाकी वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के उद्देश्य हैं। ये देख लेना, वृत्तचित्र इसका यह हिंदी नाम है और डॉक्यूमेंट्री क्या है? इसका इंग्लिश नाम है। तो दोनों को ध्यान से दे, हो सकता है इनमें से एक दे दिया जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें विषयों की अंतिम तय जाने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है। अतीत के जीवंत दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। तो ये सारे इसके कार्य हैं। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही पूछा गया नहीं है, अंडरलाइन करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं है पूछा गया तो है कर देते हैं। फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फिर क्या है? फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है, बिल्कुल है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेला, प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो ये 53 का आपका ये रहेगा कि ये इसका उद्देश्य नहीं है, इसका कथन नहीं है, बाकी तीनों है। एक बार फिर से देख लेना। देखो भाई समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार मेरे पढ़ाने से तो दूसरी बार सुन लिया करो। सिर्फ देखना सुनने, काम करते, खाना खाते, खाना बनाते सुन लिया करो, याद हो जाएगा।
भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनि त्रयी के रूप में प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। त्रयी का मतलब तीन, भाई तीनों में कौन सा शामिल नहीं है? भर्तृहरि है, पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। चौवन का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये क्या है? मुनि त्रयी में शामिल है। हो सकता है कि अगली बार ये आ जाए कि मुनि त्रयी में कौन कौन शामिल है, जो मुनियों में जो तीन मुनि इकट्ठे दिए उनमें कौन कौन शामिल है। अब की बार नहीं पूछा है, अगली बार आ जाए तो ध्यान रखेंगे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन क्या है? मुनि त्रयी में शामिल है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन तो मुनि त्रयी में शामिल, लेकिन भर्तृहरि है जो मुनि त्रयी में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी को समझाने का साधन प्राप्त करते हैं, कथन किसका है? कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझाने का साधन प्राप्त है, कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देवनारायण साई, डॉक्टर नगेंद्र और क्या है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो 55 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के संबंध में एक कथन संबंध उनका संस्कार है। भारतेंदु के संबंध में कथन, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। मतलब भारतेंदु ये कहते हैं कि कविता में तो उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। भारतेंदु के संबंध में मतलब भारतेंदु के बारे में कहा गया कि भारतेंदु के संबंध, भारतेंदु के क्या है? कविता में तो संस्कार है भारतेंदु की, और गद्य में क्या है? उनके विचार। ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ये क्या है? रामवर स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, राम खेलावन पांडे। तो 56 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि भारतेंदु कविता में तो संस्कार दिखते हैं भारतेंदु के, और गद्य में क्या है? उनके विचार दिखते हैं। ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जल्दी ही मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर, अगला जो मॉडल टेस्ट पेपर ऐसा लेकर आऊँगी जिसमें एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाए, तो पूरे ही टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।